हेलो क्लास 11 वालों। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का बहुत जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हो। राइट। तो आप लोग का बहुत दिनों से जो है ये डिमांड था कि सर क्लास 12 का जैसे आप बोर्ड के लिए, एचएस के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए राइट लास्ट मिनट सजेशन करके देते हैं और आप जो है एक ही वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट राइट उसका टॉपिक के बारे में आप लोग डिटेल में समझा देते हैं स्टोरी के साथ, जिससे एग्जाम बड़ा अच्छा जाता है। एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन तो आता है जो आप सजेस्ट करते हो। तो उसी के डिमांड पे जो है आप लोग की डिमांड पे राइट हम जो है आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, जहां पे इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में जो है पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे विद डिटेल और विद द एमसीक्यू। तो आप लोग वीडियो तक जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो वीडियो है ये 40 में 40 जो है आप लोग का आएगा राइट। और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी क्लासमेट, कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका भाई बहन इस वीडियो को जो है मिस ना करे और उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो बिना बकवास किए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं राइट। ये हम आपको जड़ी बूटी दे रहे हैं, ये आप पढ़ के चल जाना एग्जाम में मेरे दोस्त, विश्वास करो राइट। हम आपसे वादा करते कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं आएगा एचएस में, है ना। पॉलिटिकल साइंस में जो है राइट यही क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन हम आज आपको जो है सजेस्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा जो है नहीं सोचना है, अब आपका टेंशन दूर हुआ और यही क्वेश्चन को पढ़ के आपको जाना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर करके, एक एक टॉपिक करके हम लोग एक लाइन से करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए राइट, और जो है अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और सुनिएगा। सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा राइट। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब पहला जो चैप्टर है जहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है और राजनीतिक जो शास्त्र है वो क्या है, उसके बारे में बताएगा। सबसे पहले बात किया जाता है जो राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स वर्ड है, जिसको आज इंग्लिश वर्ड है, ये ओरिजिनली ग्रीक वर्ड से आया है। जिसका कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है? पॉलिस। और पॉलिस का मतलब होता है अंग्रेजी में सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य। यानी कि पॉलिटिक्स जो है एक ग्रीक शब्द के पॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य, इसका मतलब होता है सिटी स्टेट। समझ में आया ना। तो ये एक जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द पॉलिटिक्स बुक का सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया? तो एरिस्टोटल के द्वारा। द पॉलिटिक्स बुक इज रिटन बाय एरिस्टोटल एंड इन दिस बुक द एरिस्टोटल फर्स्ट टाइम रोट फर्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, मेंशन द टर्म पॉलिटिक्स। सबसे पहले द पॉलिटिक्स, उनका बुक का ही नाम है द पॉलिटिक्स, और उसी में जो है सबसे पहले राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए चीजों को क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। राजनीति को लेकर उसके बाउंड्री, उसके स्कोप, उसके सब्जेक्ट मैटर, इन सभी चीज को जो है स्पेसिफाइड तरीके से और डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है ग्रीक का एक महान दार्शनिक, एक महान राजनीतिक विचारक एरिस्टोटल। यही कारण है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। हालांकि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन एरिस्टोटल का जो गुरु है उनका नाम है प्लेटो। प्लेटो का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेटो जो है एक ग्रीक का महान दार्शनिक थे, ये भी एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। राजनीतिक दर्शन का पिता किसको कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो भी राइट शिष्य थे किसके? उनके गुरु का नाम क्या था? सोक्रेट्स। क्या नाम था? सोक्रेट्स, जिनको हिंदी में सकुरात कहा जाता है। याद रखना, प्लेटो का भी गुरु का नाम क्या था? सकुरात। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो बेसिकली ग्रीक टर्म से आया है पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। उस समय ग्रीक में जो है छोटा छोटा स्टेट हुआ करता था और एक स्टेट दूसरे स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करता था, क्योंकि सारा स्टेट जो है बेसिकली एक आइलैंड के रूप में था और बहुत छोटा छोटा था। और हर एक स्टेट को, हर एक स्मॉल सिटी स्टेट को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होता था, जिसके कारण जो है इसको एक नया नाम दिया गया पॉलिस। ग्रीक के लोग इस छोटे से टेरिटरी को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते थे? पॉलिस कहते थे। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिक्स, और यहीं से जो है
पॉलिटिकल साइंस का भी जो है जन्म होता है। इसीलिए एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब बात आता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। इसको लेकर जो है बहुत सारा डिफिनेशन दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस जो है राज्यों का अध्ययन करता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस केवल स्टेट का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि और भी सरकार, कानून, संविधान और भी जो है चीजों का क्या करता है, स्टडी करता है। तो अगर बात बताया जाए तो दो तरीके का डिफिनेशन आता है। एक वो लोग जो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली स्टडी द स्टेट, मतलब राज्य का ही अध्ययन करता है पॉलिटिकल साइंस। इसमें आते हैं गार्नर। गार्नर का कहना था पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत होती है स्टेट से और खत्म होता है स्टेट से। ये गार्नर का स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन था। क्या था? स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन देते हैं, जैसे गेटेल। गेटेल का कहना था पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट। राजनीतिक विज्ञान राज्यों का वर्तमान, भूत और भविष्य के अध्ययन को कहा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो इस बात से डिनाई करते हैं। उनका कहना था कि राजनीतिक विज्ञान केवल स्टेट का स्टडी नहीं करता है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का स्टडी करता है। तो जैसे लैसवेल आ गया है ना, लैसवेल आ गया और भी बहुत सारे, लीकॉक आ गया। ये लोग का कहना था पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सरकार और सरकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके स्टडी, मतलब सरकार कैसे चलता है, सरकार कैसे काम करता है, उसके फंक्शन को, ये सब को पढ़ना ही राजनीति और राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ये बात कहता है लास्की, ये बात कहता है लीकॉक। लैसवेल का क्या कहना था? उसका कहना था पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर, है ना। पॉलिटिकल साइंस क्या करता है? स्टडी करता है शक्ति का। जहां जहां शक्ति का बात किया जाता है वो सब पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस का फोकल पॉइंट और पॉलिटिक्स का सबसे मेन सेंट्रल पॉइंट क्या है? वो है पावर। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस के नेचर के ऊपर बात किया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो किसी का कहना था स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन, किसी का कहना था गवर्नमेंट सेंट्रिक डिफिनेशन। वहीं पे दूसरे तरफ कहा जाए तो किसी का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल फेनोमेना रिलेटेड विद द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब राजनीति और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ जितने भी जो मामला है सभी का स्टडी कहलाता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज बेसिकली द आर्ट ऑफ, पॉलिटिक्स इज बेसिकली द स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति क्या है? शक्ति के लिए एक संघर्ष है। ये कहना था किसका? मैकियावेली का, मॉर्गन थाउ का, पॉलिटिक्स अमॉन्ग पावर। ये बात इन लोग का कहना था। हालांकि आगे बात किया जाए तो रोम में जो है छोटे छोटे स्टेट को कहा जाता था सिविटास। क्या कहा जाता था? रोम में छोटे छोटे स्टेट को कहा जाता था सिविटास। अब यहाँ पे आता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टडी को लेकर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आता है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स। कोई भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मामला जो है पॉलिटिकल साइंस उसको क्या करता है? स्टडी करता है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। कई बार कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक ब्रांच है। मतलब पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, जहां पे उस सोशल एस्पेक्ट्स को क्या करता है? स्टडी करता है थ्रू सोशल पर्सपेक्टिव। सामाजिक पर्सपेक्टिव से सामाजिक सत्यता और सामाजिक ट्रुथ को जानने की कोशिश करता है साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके। दूसरा पर यहाँ पे आता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इज पॉलिटिकल साइंस इज साइंस और नॉट? क्या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं है? इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा क्या है? डिबेट है। कुछ लोगों का कहना था, ग्रुप ए स्कॉलर्स है जिनका कहना था कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस। कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। दोनों को समझते हैं कि अपना अपना किस आधार पे कोई कहता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है और कोई कहता है पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं कहा जा सकता है। पहले उनके बारे में बात करते हैं कि जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है और नहीं कहा जा सकता है। तो उनके कुछ स्कॉलर्स है जिनका नाम है मैटलैंड और एक और है जिनका नाम है क्रॉम्टे।
राइट, क्रॉम्टे, मैटलैंड, है ना, ये सारे पॉलिटिकल थिंकर है जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि उनका तर्क है कि वहां पे लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट, वहां पे एक्सपेरिमेंट बोल के कोई चीज नहीं, और साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हमेशा वहां पे एक्सपेरिमेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें क्या एक्सपेरिमेंट होगा, है ना, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। दूसरा, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हैव नो लैब, मतलब कोई इसका लैब नहीं है जहां पे बेसिकली जाकर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके, कुछ नया खोज किया जा सके, कोई रिसर्च किया जा सके। जबकि जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे में जो है लैब होता है जहां पे कुछ ना कुछ नया चीज खोजबीन किया जाता है। इस आधार पे लोग कहते हैं। तीसरा कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि साइंस का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब साइंस हैव देयर सब्जेक्ट मटेरियल, साइंस का अपना एक मटेरियल होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या बॉडी का पढ़ेंगे, बॉडी का पार्ट थोड़ी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या खोज करते हैं, क्या नया पढ़ते हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ है, तो इसको हम थोड़ी ये कह सकते हैं कि भाई ये साइंस है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो ये लोग बात मानते हैं और कहते हैं डंका के चोट पे कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है और रहेगा और हमेशा पॉलिटिकल साइंस को साइंस ही कहलाया जाएगा, है ना। तो एक बात यह आता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जाता है तो इसको साइंस के स्ट्रीम में क्यों नहीं रखा गया है? साइंस के स्टूडेंट क्यों नहीं पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं अगर ये साइंस है तो, है ना। तो इसके टाइटल के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया था मैटलैंड जो कहता पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं, वो कहता था कि पॉलिटिकल साइंस साइंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को अगर साइंस मान लिया जाए तो ठगी और चोरी को भी जो है साइंस मानना पड़ेगा। अगर आपका पॉकेट कोई मार लेता है तो आप थोड़ी कहोगे कि साइंस का यूज किया है, नहीं, वो तो एक कला है, एक आर्ट है, इसीलिए इसको आर्ट्स में रखना चाहिए। साइंस का जो टाइटल है पॉलिटिकल साइंस, साइंस खत्म हो जाना चाहिए, केवल पॉलिटिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, है ना। ये मैटलैंड का कहना था। वहीं दूसरे तरफ इनके जो फेवर में है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, लेकिन लाइक एरिस्टोटल, लाइक प्लेटो, लाइक लास्की, लाइक ऑल द मोस्ट ऑफ द स्कॉलर, राइट, एक्सेप्टेड पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एरिस्टोटल, ये कहता है, कौन बोलता है पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं? पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंस। कौन बोलता है पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं? पॉलिटिकल साइंस इज द एब्सोल्यूट साइंस, है ना। और कौन बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है? पॉलिटिकल साइंस साइंस है, साइंस ही नहीं बल्कि ये मास्टर है सभी विज्ञानों का, विज्ञान है। ये बात कौन कहता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल कहता है। अब ये बात वो लोग क्यों कहते हैं? ये बात कहने के पीछे जो है कुछ ना कुछ कारण है अवश्य। तो एरिस्टोटल का कहना था कि कौन कहता है कि इसमें लैब नहीं है? हम लोग तो हर दिन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ शोध का काम करते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च का काम करते हैं। हाँ, हमारा लैब कोई चार दीवारों के बंद कमरे में नहीं है, हमारा लैब तो पूरा दुनिया है जहां कहीं भी किसी भी तरीके का अधिकार, कोई भी तरीके का कुछ तख्ता पलट हो रहा है तो हम लोग उससे सीख लेते हैं और हम लोग रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं किस कारण से हुआ और आगे ना हो इसके लिए खोज करते कि क्या करना चाहिए। तो ये भी तो एक साइंस का काम है। साइंस मतलब इंपिरिकल मेथड अपनाना, साइंस का मतलब साइंटिफिक मेथड अपनाना, साइंस का मतलब होता है इंटरडिसिप्लिन, बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टडी करके एक नतीजा पे पहुंचना, एक रिजल्ट निकालना। तो पॉलिटिकल साइंस में भी तो वही होता है। आप कैसे कह सकते हो कि साइंस नहीं है ना। पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस नहीं है लेकिन सोशल साइंस है, सामाजिक स्थिति को जो है जानने में सबसे सटीक और एक्यूरेट। दूसरा ये लोग कहता है, एरिस्टोटल लोग कहता है, कौन बोलता पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है? कौन बोलता पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? पॉलिटिकल साइंस हर चीज को स्टडी करता है, उसका सब्जेक्ट मैटर है। कौन कहता है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, तो चेंजेस होते रहता है। कौन बोलता है चेंज नहीं होता है, जो है वही है? कौन बोलता है? पहले मोनार्की था, अभी डेमोक्रेसी है, फिर चेंज हो रहा है ना। रोज चेंज हो रहा है समाज में। ये देखो नेपाल में जो घटना हो रहा है, बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, रशिया यूक्रेन में हो रहा है, तो इससे तो लोग सीख ही रहे हैं, इससे तो स्टडी किया, पॉलिटिकल थिंकर तो इसको स्टडी कर ही रहे हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है और रोकने का क्या ये मतलब हो सकता है। साइंस थोड़ी बता सकता है काहे हो रहा है काहे नहीं हो रहा है, ये सोशल साइंस बता सकता है। अच्छा, उसके बाद एक बात तीसरा ये लोग बोलते हैं कि बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में एक्यूरेसी नहीं है, मतलब कोई एक्यूरेसी बोल के नहीं है कि इसमें एक्यूरेसी मतलब इसमें एक्यूरेट चीज का पता नहीं लगाया जा सकता। बोलता है कौन एक्यूरेट चीज का पता नहीं लगाया जा सकता? हर एक एक्यूरेट, यहाँ पे भी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है
सटीकता, यहाँ पे भी क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि जो बात यहाँ सोशल साइंटिस्ट कहते हैं वो सही होता है, सोशल एस्पेक्ट में, सोशल सब्जेक्ट में, है ना, तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी है। अब बात आता है कि पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग लोगों ने कहा, पॉलिटिकल साइंस को मैन इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल, ये भी बात किसने कहा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहना था कि जो एनिमल है वो क्या है, नेचर, एनिमल जो है वो सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी है ना, वो राजनीति से दूर नहीं रह सकता। अगर कोई राजनीति से और राजनीतिक संगठन स्टेट से अलग अगर कोई बाहर रहता है तो या तो बीस्ट होगा या तो गॉड होगा, या तो शैतान या तो भगवान ही राज्य से बाहर हो सकता है ना। बाकी जो सारे लोग राज्य में रहते हैं वो लोग तो सोशल एनिमल हुए, वो लोग तो क्या हुआ, वो लोग तो सोशल एनिमल हुआ। तो ये बात जो है वो कहते हैं। साथ ही साथ आगे अगर बताया जाए पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम लोग यहाँ पे समझे। मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा जाता है? मेकियावेली को कहा जाता है। मेकियावेली क्या करता है? राजनीति को धर्म से अलग कर देता है, बोलता है राजनीति और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। पॉलिटिक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियन, राइट। ये क्या करता है? राजनीति को धर्म से अलग कर देता है और बोलता है राजनीति का काम होता है राज्य चलाना, राज्य का स्टडी करना, राज्य का देखरेख करना, और धर्म का काम होता है धार्मिक मामला का संचालित करना। दोनों एक साथ नहीं हो सकते या एक दूसरे को कमांड नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये एक बात जो है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला, राइट। अब हम लोग दूसरा चैप्टर है स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट से क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले आएगा कि द आइडिया ऑफ स्टेट कहां से आया। देखो, तो स्टेट का आइडिया सबसे पहले ग्रीक से आया, है ना। एंशिएंट ग्रीक से जो है सबसे पहले आइडिया ऑफ स्टेट आता है, जहां पे स्टेट को पोलिस कहा जाता है, सिटी स्टेट कहा जाता है ग्रीक में। हालांकि रोम में जो छोटे छोटे नगर राज्य थे उसको कहा जाता था सिविटास। क्या कहा जाता था? सिविटास। हाँ, वहां पे रोम में क्या होता था? स्टेट को सिविटास कहा जाता था। अब यहाँ पे बात आता है स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। एक लोगों का एक राजनीतिक संगठन को, राइट, और परमानेंट संगठन को कहा जाता है स्टेट। स्टेट इज नॉट अ ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अदर्स ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के जैसा जो है स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टेट जो है एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल, पॉलिटिकल, परमानेंट, टेरिटोरियल, यूनाइटेड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट किसे कहते हैं? इसको लेकर बहुत सारा डिफिनेशन दिया गया, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का। एरिस्टोटल का कहना था कि राज्य क्या है? बहुत सारे गांव और परिवारों का एक समुदाय है। राज्य क्या है? स्टेट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस एंड फैमिली, है ना। लोग अलग अलग, लोगों का कहना था अलग अलग, राइट। अब इसके बारे में बताया जाता है। स्टेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया? मेकियावेली। मेकियावेली इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर था जिसने सबसे पहले स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया। एंड स्टेट इज रिफर्स टू द पर्टिकुलर पॉलिटिकल टेरिटोरियल एरिया वेयर द पीपल दे वेर एक्चुअली लिविंग, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को उसने कहा स्टेट, और ये अपना बुक में लिखा। मेकियावेली का बुक का नाम है द प्रिंस। इस बुक में ही सबसे पहले उसने ये राजनीतिक संगठन और टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कहा, और स्टेट इज एन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन उसने कहा। तो सबसे पहले स्टेट शब्द का इस्तेमाल मेकियावेली किया। आगे जाकर जो है अगर बात बताया जाए तो स्टेट का बहुत सारा विशेषता है। अब इसको लेके गार्डनर एक व्यक्ति था जिसने कहता है कि स्टेट कहलाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। मतलब एक स्टेट को स्टेट कहने के लिए 4 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ता है। वो सबसे पहले बात करता है पॉपुलेशन। एक स्टेट कहने के लिए एक जनसंख्या होना चाहिए। पॉपुलेशन के लिए, अच्छा, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टेट का। बिना पॉपुलेशन का राज्य नहीं होता है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? दूसरा होता है गवर्नमेंट। उस जनता को और उस लोगों का देखरेख करने के लिए, उनके बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लॉ बनाकर और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बाहरी आक्रमण से और आंतरिक आक्रमण से गवर्नमेंट होना चाहिए जो उनके बेसिक फैसिलिटी को क्या करे? फुलफिल करे। तीसरा, लोग रहेंगे कहाँ? एक डेफिनाइट टेरिटरी होना चाहिए। डेफिनाइट मतलब परमानेंट, फिक्स्ड एंड निश्चित। और टेरिटरी ऐसा होना चाहिए जहां पे जीने योग्य सब कुछ हो। मतलब एक ऐसा टेरिटरी होना चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल, जहां पे बेसिक चीज हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, है ना, वाइल्ड लाइफ हो, रिवर हो, लेक्स हो, है ना, माउंटेन हो, ये सब कुछ हो जो इंसान को जीने के लिए जो है
जरूरी होता है। वो वैसा फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, फिक्स्ड मतलब एक निश्चित टेरिटरी होना चाहिए कि इतना दूर तक ये टेरिटरी है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए, जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं सोवर्निटी। सोवर्निटी जो है लैटिन वर्ड का सोवर्निटी इज कम फ्रॉम द सुपरनस। सुपरनस क्या है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम स्टेटस। स्टेट का सबसे सुप्रीम स्टेटस होता है सोवर्निटी। और सोवर्निटी भी दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सोवर्निटी मतलब द supreme power of a state by which the state can take any decision for internal matter as well as for external matter। मतलब स्टेट जो है आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से क्या है, वो स्वतंत्र है और वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, आंतरिक मामले में भी और बाह्य मामले में भी। इसी को कहा जाता है, दिस पावर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड सोवर्निटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सोवर्निटी को कहा जाता है इज द बैकबोन ऑफ स्टेट। बिना सोवर्निटी का कोई स्टेट नहीं कहलाया सकता है। जैसे एग्जांपल लो ना, 1947 और 1950 के पहले भारत को स्टेट नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? जनसंख्या तो था, टेरिटरी भी था, गवर्नमेंट भी था, लेकिन चौथा चीज नहीं था, सोवर्निटी। हमारा खुद को देश को चलाने का अधिकार नहीं था। हम अपने कानून के जरिए, अपने चुने गए लोगों के जरिए, हमारा संविधान नहीं था, है ना, हम खुद देश को चलाते नहीं थे, कानून नहीं बनाते थे हम खुद। इसलिए सोवर्निटी हमारे पास, वो आजादी देश चलाने का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारे पास नहीं था। तो ये चार चीज जिसके पास होता है उसी को कहा जाता है स्टेट। बाकी चार में से किसी के भी पास एक भी अगर नहीं, एक भी अगर मतलब नहीं होता है तो उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता है। जैसे कई लोगों का एक कंफ्यूजन है कि क्या वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और 2800 स्टेट जितना है भारत का, क्या उसको स्टेट कहा जाता है? क्या हम लोग स्टेट कहते हैं बोलचाल के भाषा में, लेकिन ये गलत है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और जितने भी स्टेट है उनको प्रोविंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट को कहलाने के लिए चार चीज चाहिए अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, डेफिनाइट टेरिटरी, सोवर्निटी। बट इन लोगों के पास जितने भी स्टेट है सबके पास सोवर्निटी नहीं है ना। सोवर्निटी का मतलब होता है कि अपना शक्ति नहीं है, राइट, अपने आप को अलग करने का, एक अलग होकर डिसीजन लेने का। कल वेस्ट बंगाल नहीं कह सकता कि हम भारत से अलग रहेंगे, अपना अलग डिफेंस बनाएंगे। डिफेंस नहीं है, किसी राज्य के पास मिलिट्री है नहीं। तो इससे समझ में आता है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा ये सारे राज्य नहीं है। राज्य मतलब इंडिया इज अ स्टेट, है ना। इंडिया, भारत के पास चारों चीज है। भारत अपना डिसीजन ले सकता है, भारत के पास अपना लोग है, भारत का अपना टेरिटरी है, भारत का अपना क्या है, सोवर्निटी है ना। इंटरनली एक्सटर्नली भारत डिसीजन ले सकता है ना। जब पुलवामा अटैक हुआ तो भारत डिसाइड किया कि हम मारेंगे, ये सोवर्निटी है। मोदी जी 8 बजे रात को आते और बोलते हैं कल से नोटबंदी बंद, ये डिसीजन है, इसको कहा जाता है। वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसी को कहा जाता है सोवर्निटी। अब यहाँ पे बात आता है कि जो सोवर्निटी तो समझ में आया, पांचवा एक और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ दिया गया हाल फिलहाल में कि एक स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय देशों में जो देश नया बना है उसको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे 1971 में बांग्लादेश जब आजाद होता है तो भारत उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ तुम एक स्वतंत्र देश हो, तब वो एक उसको स्टेटस मिलता है स्टेट का, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेट की उत्पत्ति का बहुत सारा थ्योरी भी है। अलग अलग थ्योरी कहता है इवोल्यूशंस ऑफ स्टेट, हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट आया हठात तरीके से नहीं आ गया, अचानक नहीं आ गया आसमान फाड़ के। ये एक क्या है, इसका भी एक इवोल्यूशन हुआ है ना। तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है? हालांकि ये जो स्टेट का उत्पत्ति है, ये स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको लेकर जो है 4-5 थ्योरी है। सबसे पहला थ्योरी है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी ये कहता है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, है ना। डिवाइन थ्योरी को ही आइडियलिस्टिक थ्योरी कहा जाता है, जिसके सबसे बड़े सपोर्टर कौन है? हीगेल। हीगेल का कहना था द गॉड इज मार्च ऑन द अर्थ, गॉड इज मार्च ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जो है ईश्वर आए थे और उन्होंने राज्य बनाए थे हम लोग के लिए और फिर चले गए थे। ये आइडियलिस्टिक एक आइडिया के ऊपर जो है आइडियलिस्टिक थ्योरी है, जिनका मानना था कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड,
डिवाइनिटी थ्योरी में विश्वास करते हैं, दैवीय शक्ति में विश्वास करते हैं। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, अनसाइंटिफिक थ्योरी है। समझ में आया? इसके बाद एक और थ्योरी आता है, फोर्स थ्योरी। ये कहता है कि स्टेट का जो उत्पत्ति है ना, ये कहता है कि स्टेट का जो उत्पत्ति है वो कोई भगवान और ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ है। स्टेट इज क्रिएटेड बाय फोर्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कुछ ताकतवर लोगों ने क्या किया, कुछ गरीब लोगों को और कुछ लोगों को जो है अपना गुलाम बना लिया और इस तरीके से राज्य का निर्माण हुआ है। इसको कहा जाता है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी ये कहता है कि फोर्स के द्वारा जो है स्टेट का निर्माण हुआ है ना। उसके बाद एक और थ्योरी आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये कहता है कि स्टेट का निर्माण कोई भगवान नहीं किए हैं, कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं किया है, बल्कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय पीपल थ्रू एग्रीमेंट एंड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। समझौता के जरिए आपस में लोग मिलकर राज्य को बनाए थे अपने बेहतर भविष्य के लिए और अपने बेसिक राइट्स और बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए जो है वो स्टेट नामक संगठन को बनाए थे, जो उनका सुरक्षा और उनका बेसिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाएगा। इसीलिए स्टेट का निर्माण हुआ। इसके कौन कौन से सपोर्टर? इसके सपोर्टर है हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स का कहना था, हॉब्स का बुक का नाम है लेवियाथन, 1651 में पब्लिश हुआ। इसमें वो कहता है कि स्टेट का निर्माण जो है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हुआ था। स्टेट जब नहीं था तो उसके पहले समाज में कुछ नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। एक दूसरे के लोग को जो मन करता था वो करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। एनार्कियल सिस्टम था, मतलब अराजकता का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। किसी को पता नहीं था कि आज हम जिएंगे कि नहीं, है ना। उसके बाद ये लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया स्टेट, जो सभी के जीवन को रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कानून बनाएगा। उसके बाद आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है लॉक, जॉन लॉक। ये भी एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है। इनका बुक का नाम है टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये पब्लिश हुआ 1690 में और 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। इसी के बाद ये बुक लिखे जिसमें वो बताए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो है जब सत्ता पलट हुआ तो लोग मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी सिस्टम आया, तो स्टेट का निर्माण हुआ, जहां पे लोग आपस में मिलकर जो है एक स्टेट का निर्माण किए, जो स्टेट लिमिटेड गवर्नमेंट को फॉलो करता है, जो स्टेट बेसिकली क्या करता है, डेमोक्रेसी का क्या करता है, बात करता है। ये जॉन लॉक को फादर ऑफ नेचुरल राइट्स कहा जाता है। नेचुरल राइट्स का पिता कहा जाता है किसको? जॉन लॉक को कहा जाता है। इसके बाद बात किया जाए तो एक और व्यक्ति थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, जिनका नाम था जे रूसो, जीन जेकब्स रूसो। ये एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इनको कहा जाता है पायनियर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था फ्रेंच रेवोल्यूशन को करने में। इन्होंने एक बुक लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इनका बुक का ही नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक पब्लिश हुआ 1762। इस बुक में उन्होंने बोला कि स्टेट का निर्माण लोगों के द्वारा आपस में समझौता करके हुआ है, और ये समझौता करके उन्होंने स्टेट बनाया, और स्टेट का जो हेड होगा वो जनरल विल के अनुसार क्या करेगा, राज्य को चलाएगा। जनरल विल का मतलब होता है पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब होता है रियल पावर वाज विजिटेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, नॉट द स्टेट। दे क्रिएटेड द स्टेट बट रियल पावर विजिटेड इन द पीपल्स ऑफ स्टेट। ये एक जो है रूसो बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थ्योरी भी समझ में आया, स्टेट भी समझ में आया कि स्टेट का कॉन्सेप्ट, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। स्टेट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली अ बॉडी व्हिच इज क्रिएटेड बाय स्टेट फॉर द फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी टू द पीपल। समझ में आया? स्टेट के पास सोवर्निटी होता है, गवर्नमेंट उस सोवर्निटी को प्राप्त करता है स्टेट से। समझ में आया? स्टेट और गवर्नमेंट अलग अलग होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बनाया जाता है स्टेट के द्वारा, जो काम करता है स्टेट के अनुसार, स्टेट को मानकर, है ना। स्टेट और गवर्नमेंट अलग अलग होता है। स्टेट और सोसाइटी भी अलग होता है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इज बेसिकली द ग्रुप्स ऑफ पीपल वे आर लिविंग एमिकेबली, है ना। बड़ा प्यार से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 3 सिटीजनशिप।
देखो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रीक में आया। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप फर्स्ट टाइम केम फ्रॉम ग्रीक, क्योंकि स्टेट का कॉन्सेप्ट भी ग्रीक में आया, तो नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट स्वाभाविक है कि ग्रीक से आएगा। अब ये नागरिकता क्या होता है? नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजन किसको कहते हैं? देखो भाई, किसी भी देश में जो है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। एक को कहते हैं सिटीजन, एक को कहते हैं एलियन। अब ये सिटीजन कौन होते हैं? सिटीजन वो होते हैं जो उस देश में पैदा लिए हैं और उस पैदा लेने के साथ साथ उनको उस देश में राजनीतिक, पॉलिटिकल और लीगल राइट्स प्राप्त है। मतलब those person who born in a particular state and they enjoy the legal and political rights in the state, so they were called the citizens of the state। उनको कहा जाता है, वो देश के नागरिक होते हैं। जैसे हम भारत में पैदा हुए, भारत में हम पॉलिटिकल लीगल राइट्स एंजॉय करते, वोट डालते हैं, कानूनी अधिकार है संपत्ति खरीदने का, तो ये जो है हम एक नागरिक हुए, राइट। तो उसी तरीके से एक देश में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक होते हैं सिटीजन, मतलब ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ स्टेट। सिटीजन वो होते हैं जो पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब जो देश के सामाजिक व्यक्ति नहीं, सामाजिक लोग नहीं होते हैं, समाज के लोग नहीं होते, बल्कि राज्य का अभिन्न व्यक्ति होते हैं, मेंबर्स, फाउंडेशनल पर्सन ऑफ स्टेट होते हैं, उनको कहा जाता है नागरिक। एरिस्टोटल का कहना था कि दोज हु पोजेस लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट, दे वर कंसिडर्ड सिटीजन। और उन्हीं को नागरिकता दिया जाता है जो किसी एक देश में पैदा होते हैं और उस देश के राजनीतिक और कानूनी अधिकार उनको प्राप्त होता है। लेकिन ग्रीक में ऐसा नहीं था। सबसे पहले नागरिकता आया ग्रीक में, तो ग्रीक में क्या होता था? भेदभाव होता था। वहां पे पैदा होने वाले लोग को बाई बर्थ के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाता है, बल्कि वहां पे कहा जाता था कि अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, अगर आप एलिट क्लास से बिलोंग करते हो, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, प्रॉपर्टी आपके पास है, वेल्दी पर्सन हो, तो आपको नागरिकता दी जाती है। पढ़े लिखे लोग और धनशाली लोग को ही ग्रीक में जो है नागरिकता दी जाती है। केवल 40% लोग को ही ग्रीक में नागरिकता दी जाती थी। और हालांकि जो 60% में जो औरतें थे, जो बच्चे थे, जो स्लेव्स थे, उनको अधिकार नहीं था, उनको नागरिकता नहीं कहा जाता था। वो देश में तो रह सकते थे, लेकिन वो देश, अपने देश में विदेशी के तौर पे रहेंगे, उनको कोई कानूनी और राजनीतिक अधिकार नहीं था। मतलब they didn't have any political and legal rights, they didn't participate in election and form the government। सरकार को बनाना, सरकार को चुन नहीं सकते। तो ये एक नागरिकता है। और एलियंस वो होते हैं जो किसी दूसरे देश में पैदा हुए लेकिन हमारे देश में टेम्पररी रह रहे होते, उनको कहा जाता था एलियंस, उनको कहा जाता है विदेशी। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो नागरिकता है, नागरिकता के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 5 to 11 में बताया गया। आर्टिकल 5 से लेके 11 में, संविधान के 5 से लेके 11 अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है, राइट। और वहां पे बताया गया कि नागरिकता में कानून चेंज और बदल सकता है और नया बना सकता है पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट हैव पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 दैट पार्लियामेंट कैन मेक अ न्यू लॉ एंड कैन चेंज द सिटीजनशिप प्रोसीजर। जो 5 से 11 में जो लिखा गया है उसको पार्लियामेंट, संसद कानून बनाकर उसमें चेंजेस ला सकता है। अब बात आता है कि नागरिकता, भारत किस तरीके की नागरिकता को फॉलो करता है? भारत फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप। और ये सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया कहां से आता है? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। भारत जो है एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता पाया जाता है। यहाँ पे आप कहीं भी पैदा हो भारत के किसी भी स्टेट में, आपको स्टेट सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है, आपको भारत का नागरिकता कहलाता है ना। हम चाहे बंगाल में पैदा हो लेकिन हम कहलाएंगे भारत का नागरिक। समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। एट द सेम टाइम यू आर द सिटीजन ऑफ वन कंट्री। आप एक ही देश के नागरिक हो, आप किसी अलग प्रोविनेंस, अलग राज्य का नागरिक। हमारे देश में ये सब कुछ नहीं होता है। दूसरा अगर बात किया जाए हम लोग, तो एकल नागरिकता भारत में पाया जाता है। और भारत इस सिस्टम को कहां से लाया? ब्रिटेन से लाया। हाँ, ब्रिटेन से लाया। हालांकि डबल सिस्टम भी, डबल सिटीजनशिप भी पाया जाता है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, वहां पे डबल सिटीजनशिप पाया जाता है। डबल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता। मतलब वहां पे आप एक व्यक्ति दो जगह का नागरिक होता है। जहां पे आप पैदा होते हो उस प्रोविनेंस का नागरिक होते हो,
और जिस देश में वो प्रोविडेंस आता है उसका आप नागरिक होते हो। मतलब एक स्टेट सिटीजन होता है और एक नेशनल सिटीजन होता है। जैसे अमेरिका में सपोज दैट अगर तुम न्यूयॉर्क में पैदा हुए तो पहले तुम न्यूयॉर्क के नागरिक हो, स्टेट सिटीजन से, और तब तुम पूरे अमेरिका का नागरिक हो। समझ में आया? दो नागरिक वहां पे है, इसलिए डबल सिटीजनशिप कहते हैं। आगे बात करते हैं कि भारत में नागरिकता पाने और खोने का क्या माध्यम है, क्या तरीका बताया गया है। तो देखो, इसको लेकर CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में आता है, जहां पे बताया जाता है मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता पाने का तरीका। तो हमारे भारत इस एक्ट के द्वारा 5 तरीका बताया गया है जिसके जरिए आप भारत का नागरिक बन सकते हो और भारत का नागरिक आप ले सकते हो। पहला तरीका है बाय बर्थ। अगर आप भारत में पैदा लेते हो, राइट, और आपके माँ बाप भी अगर आप भारत में पैदा लेते हो तो आप भारत के नागरिक हो जाओगे। दूसरा, अगर आप भारत में पैदा नहीं होते हो, किसी दूसरे देश में पैदा होते हो, लेकिन आपके माँ बाप पैदा होते समय वो भारत के नागरिक हो, तो आप चाहे दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो, आप अपने पेरेंट्स के ही देश का नागरिक कहलाओगे। सपोज दैट विराट कोहली का बेटा लंदन में हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन का नागरिक होगा। माँ बाप कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, तो इंडिया का ही नागरिक वो कहलाएंगे और इंडिया का नागरिक वो बनेंगे। समझ में आया? इसको कहते हैं बाई डिसेंट या बाई ब्लड। तीसरा होता है बाई रजिस्ट्रेशन। तीसरा क्या प्रोसेस है? बाई रजिस्ट्रेशन। अब ये बाई रजिस्ट्रेशन जो होता है पंजीकरण के जरिए, मतलब आप फुलफिल करके फॉर्म फिलअप करके 7 साल भारत में रह के एंड देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा, सारा टर्म्स कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर आपको बाई पेपर आपको नागरिकता दिया जाएगा। तो उसको कहेंगे बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा। चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक तरीके से। बाई नेचुरलाइजेशन मतलब मान लो आप दूसरे देश में पैदा हुए, लेकिन आप भारत में आकर जो है 11 साल से ज्यादा रह लियो, लेकिन आप जो है आप भारत की नागरिकता का मांग नहीं किए हो, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, कोई पेपर फिलअप नहीं किए हो, तो भारत सरकार आपको जो है नेचुरलाइज तरीके से आपको सिटीजन देता है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में 11 साल से ज्यादा रह जाता है तो नेचुरलाइज सिटीजन बनने का हकदार रहता है, वो सरकार देता है। और सरकार तब देता है जब देखता है कि ये यहाँ के संविधान को फॉलो कर रहा है, यहाँ के कानून में आस्था रखता है, यहाँ के नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग में विश्वास रखता है, इसको यहाँ का एक भाषा आता है, यहाँ के संस्कृति और मर्यादा को रिस्पेक्ट करता है, तब उसको नागरिकता दे देता है। ये गिफ्ट में भी जो है नागरिकता दिया जाता है। भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता देता है ना। कोई अगर फील्ड में अच्छा काम किया हुआ हो तो। अच्छा, इस जैसे मदर टेरेसा को दिया गया था नेचुरलाइज सिटीजनशिप, है ना, जो दूसरे देश के थे लेकिन भारत का नागरिकता उनको दिया गया। अच्छा, उसके बाद आता है पांचवा बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये एक ऐसा तरीका है जहां पे अगर भारत के साथ किसी दूसरे देश के साथ जंग होता है तो उसको जब जंग होके जीत जाता है पूरे देश को, तो वहां के नागरिक जो है भारत के नागरिक बन जाते हैं। जब वो एरिया भारत में मिलाया जाता है तो उस एरिया में रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक बन जाते हैं। ऐसा हुआ है हमारे देश में 1975 में, जब सिक्किम को क्या किया गया, भारत सरकार जीत कर अपने देश में मिला लिया, तो वहां के सिक्किम के नागरिक भी भारत के नागरिक बन गए 1975 में। समझ में आया? अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में नागरिकता तो समझे, अब नागरिकता पाने का तो तरीका हम लोग समझे। अब हम लोग समझ रहे कि भारत में नागरिकता खोया भी जा सकता है, मतलब मेथड ऑफ द लॉस ऑफ सिटीजन। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो देश के खिलाफ काम करते हो, देश के खिलाफ आप साजिश रचते हो, देशद्रोह का मामला आपके ऊपर ये होता है, देश के नेशनल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ आप बात करते हो, तो आपको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाता है और भारत की नागरिकता से आपको हाथ धोना पड़ता है। इसका भी क्या है, 3 मेथड है, 3 मेथड बताया गया है लॉस ऑफ सिटीजन। आप 3 कंडीशन में अपना नागरिकता खो सकते हो, है ना। एक है, सबसे पहला है आपका क्या, टर्मिनेशन, बाई टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपको बेदखल कर दिया जा सकता है, बाई टर्मिनेशन। दूसरा कौन सा तरीका है, एक तो टर्मिनेट कर दिया गया, और टर्मिनेशन कब होता है,
टर्मिनेशन तब होता है जब आप बिना बताए किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हो और बाद में जब सरकार को पता चलता है तो आपको हटा देता है। एक व्यक्ति एक ही समय में एक ही जगह का नागरिक रहेगा। दूसरा क्या है, बाय रिजिग्नेशन। अगर आप क्या करते हो कि आप अब भारत में नहीं रहना चाहते हो, ओल्ड हो गए हो, उम्र हो गया है और आप भारत की नागरिकता की आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप बाइज्जत आप भारत सरकार को क्या कर सकते हो, लेटर लिख के दे सकते हो। भारत सरकार आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको रिजाइन दे दिया जाएगा। ये एक बड़ा स्वाभाविक तरीका है, ठीक है। नहीं आपको नागरिक बनने का ये है, नागरिकता नहीं चाहिए तो आप दे दो, वापस लौटा दो। ये है बाई रिजिग्नेशन। अब एक और आता है, इसको कहा जाता है, एक तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे आता है एक बेदखल प्रक्रिया द्वारा, है ना। एक होता है तीसरा कौन सा तरीका, बेदखल प्रक्रिया के द्वारा। इसको कहा जाता है मतलब जहां पे कहा जाता है कि आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। कब, जब मान लो आप भारत के नागरिक हो और किसी दूसरे देश में आप क्या करते हो, 3 साल से ज्यादा या 7 साल से ज्यादा आप क्या करते हो, रह जाते हो। 7 साल से ज्यादा किसी दूसरे देश में रह जाते हो बिना अपने देश को सूचित किए किसी कारणवश, तो आपको हटा दिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि आप किसी दूसरे देश के नागरिक थे लेकिन फ्रॉड तरीके से आप भारत का नागरिक ले लिए हो, और जब इन्वेस्टिगेशन होता है और पता चलता है तो आपको क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है, नागरिकता आपको रद्द कर दी जाती है। और कभी कभी जब आप क्या करते हो, देशद्रोह का नारा लगाते हो या युद्ध में आप अपने दुश्मन देश को सपोर्ट, मतलब हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया चाइना का वॉर हो रहा है, आप चाइना का ही सपोर्ट कर रहे हो, खूब बिजनेस कर रहे हो और उसको ही सामान बेच रहे हो, तो ये एक जो है सही नहीं है सरकार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो आपको हटाया जा सकता है नागरिकता से। अब देखो, नागरिकता जो संशोधन कानून आया सबसे पहले 1955 में आया। अब इसके बाद ये अमेंडमेंट होता रहा, समय समय पे जरूरत पड़ा अमेंडमेंट करने का, जैसे बाई बर्थ में भी अमेंडमेंट हुआ, सब में। तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले 95 में फर्स्ट आया सीएए, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 1985 में हुआ, फिर 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, एंड देन अभी लास्ट रिसेंटली 2019 में हुआ। ये जो 2019 में सीएए आया, इसके कारण पूरे देश में क्या होता, अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह जो है नारा लगाया जा रहा था, गलत तरीके से ये नागरिकता में संशोधन कर रहा है। ये क्या था, ये जो 2019 में जो सीएए आया कानून, ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी 6 मुल्कों से आए हैं, मतलब सॉरी 3 देशों से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों से जो भी आए हैं और जो भी हिंदू आए हैं, क्रिश्चियन आए हैं, बुद्धिस्ट आए हैं, जैन आए हैं, पारसी आए हैं, है ना, ये जितने 6 धर्म के आए हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, मुसलमानों को छोड़ के बाकी इन धर्मों से अगर आए हुए 2014 31 दिसंबर से आए हुए अगर शरणार्थी भारत में है तो उनको भारत सरकार नागरिकता देगा। उनको भारत सरकार क्या करेगा, नागरिकता देगा, है ना। ये बात कहा गया। इसमें अब डिबेट क्यों था, इसमें डिबेट ये था कि आप 6 धर्म को बोले, 6 धर्म आने वाले देश में आप नागरिकता दियो, लेकिन जो मुसलमान को आप इसमें जगह नहीं दियो कानून में। तो गृह मंत्री का कहना था कि भाई मुस्लिम ये तीनों देश जहां पे है, ये तीनों देश तो इस्लामिक कंट्री है, तो इस इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों का कैसे नुकसान हो सकता है, मुसलमान अपने ही देश में कैसे उनके ऊपर मतलब क्या बोलेंगे वायलेंस हो सकता है धार्मिक तरीके से, ये तो उनके ऊपर होगा ना जो उस धर्म से बिलोंग नहीं करते, तो हम तो उनको ही ना देंगे, सबको तो नागरिकता दे नहीं सकते। इतना तो हमारा देश के पास क्षमता नहीं है कि सबको खिलाएगा, सबको नागरिकता देगा, है ना। ये एक यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझ में आया 2019 में। अब चौथा चैप्टर संविधान। संविधान का बात किया जाए तो संविधान क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च लिखित कानून होता है संविधान। और संविधान जो है सबसे ताकतवर लॉ होता है किसी भी देश का, और सभी को मानना पड़ता है, क्या सरकार, क्या जनता, क्या मंत्री, सभी को मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। संविधान का बात बताया जाए तो संविधान 2 तरीके का होता है, एक होता है रिटेन, एक होता है अनरिटेन। रिटेन संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो लिखित रूप में होता है, मतलब किसी भी देश के संविधान जब लिखित होता है, राइट, मतलब आउटलाइन किया रहता है, राइट, सब कुछ लिखा रहता है डिटेल में, तो उसको कहा जाता है रिटेन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, भारत का भी संविधान क्या है, लिखित है।
तो आएगा क्वेश्चन की बेस्ट एग्जांपल कौन है लिखित का, तो अमेरिका, इंडिया, ये सारा है। लेकिन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में किसने लिखा, तो ये देश है अमेरिका। किसने लिखा, अमेरिका। अमेरिका 1787 में दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया, लिखकर संविधान बनाया। समझ में आया। वहीं पे कुछ ऐसे भी देश है जो अलिखित संविधान है, मतलब जिनका संविधान तो है लेकिन लिखित नहीं है ना, बुक कॉपी पे लिखित है लेकिन है, इसका ये मतलब नहीं कि है ही नहीं है कन्वेंशन में है, कल्चर में है, लेकिन लिखित तरीके से नहीं पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक ही देश का है, ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान का सबसे बेस्ट एग्जांपल। आगे बात करते हैं, तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान का बहुत सारा जो है एक यहाँ पे मतलब है। और एक और तरीके का संविधान होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। क्या होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल? कई बार संविधान क्या होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उस संविधान को कहा जाता है जहां पे संविधान में परिवर्तन लाना और संशोधन करना बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा ही कॉन्ट्रोडिक्टरी होता है, मतलब आसान नहीं होता है वहां पे संविधान के कुछ बेसिक चीजों को चेंज करना। तो वैसे संविधान जो काफी कठोर और क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे चेंजेस लाना आसान नहीं है, 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल, सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल कौन है, कठोर संविधान दुनिया में? अमेरिका का संविधान, जहां पे चेंजेस लाना बहुत बहुत रेयर चेंजेस होता है क्योंकि मेजोरिटी बहुत चाहिए। सिस्टम वहां पे तरीका बहुत मजबूत है ना। अमेरिका में वहां पे सोचो ना 1787 में 7 गो आर्टिकल था और आज तक 40 बार अमेंडमेंट हुआ है। हमारा देश में कितना बार हो गया है, तो सोचो उसका 300 वर्ष हो गया लेकिन 40 बार अमेंडमेंट हुआ है। हमारा देश में भी 75 साल हुआ है, 105, 106, 108 अमेंडमेंट हो गया है, सोचो, है ना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्लेक्सिबल कौन होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिस संविधान में परिवर्तन लाना बड़ा ही सिंपल मेथड है, मतलब आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटेन। अब बात आता है भैया भारत कहां पे आता है, तो भारत आता है दोनों में, राइट। भारत जो है ना ही फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन की तरह, ना ही आसान तरीका है संशोधन लाने में, और ना ही अमेरिका की तरह इतना कठोर है संविधान में परिवर्तन लाने के लिए। ये दोनों का बीच वाला भाग है, मतलब सिंथेसिस ऑफ द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को दोनों कहा जाता है, फ्लेक्सिबल, पार्शियल फ्लेक्सिबल एंड पार्शियल रिजिड, सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान, जहां ज्यादा सिंपल भी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है अमेरिका की तरह, याद रखना। अब जो है यहाँ पे बात आता है कि संविधान, मेकिंग एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को बनाने में जो है हमारा संविधान कैसे बना, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले संविधान बनाने को लेके जो है 1927 में क्या होता है, एक साइमन कमीशन आता है। 7 लोगों का टीम होता है जो कहता है कि हम भारत का संविधान तैयार करेंगे, लेकिन ये सातों के सातों अंग्रेज होते हैं और अंग्रेज हमारा संविधान तैयार करेगा जो भारत का इतिहास नहीं जानता है, भारत के लोगों का दुख नहीं जानता है, भारत का इतिहास नहीं जानता, वो भारत का संविधान लिखेगा, कैसे पॉसिबल। इसीलिए इसको क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया गया। बाद में डिमांड किया गया कि भाई भारत का संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाए जो भारत का संविधान को तैयार करेगा। तो इसको लेकर सबसे पहला बार डिमांड किसने किया, इसको लेकर सबसे पहला बार डिमांड किया गया आपका 1934 में एमएन रॉय। एमएन रॉय बोल के पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े नेता एमएन रॉय ने सबसे पहले डिमांड किया ब्रिटिश सरकार से कि भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए भारत का संविधान लिखने के लिए। हालांकि उसके बाद से जो है और डिमांड आया 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए जो भारत का संविधान लिखेगा। हालांकि इसके बाद फिर एक एक्ट मान लो 1935 में पंडित नेहरू भी क्या करते हैं, ऑफिशियली डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट। बट बाद में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलना स्टार्ट हो जाता है और इसके कारण जो है 1940 में क्या होता है, एक
एक जो है बेसिकली प्रपोजल आता है इंग्लैंड से, है ना, एक मिशन आता है, इसका नाम है लीन लिथिगो प्रपोजल। क्या नाम है? लीन लिथिगो प्रपोजल। 8 अगस्त 1940 को आता है, जो कहता है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए, मतलब भारत का संविधान के बारे में जो बात किया जा रहा था पूरे देश में कि भारत का संविधान बनाया जाए, तो ये आकर कहता है कि हम भारत का संविधान तो बनाएंगे, लेकिन हम 2 संविधान बनाएंगे। क्या बोलता है? दो संविधान बनाएंगे। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई तुम देश को बंटवारा करना चाहता है, एक वो देश है तो 2 संविधान कैसे होगा। इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस होता है 1942 में, जिस टाइम पे पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से 1945, ठीक 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रपोजल देता है, इसको कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल। ये क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आता है। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स आकर कहता है कि उस समय इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था जापान, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, तो उनको सेना की जरूरत था। तो भारत को बोले कि भारत में तो ऐसी सब मांग कर रहा है संविधान, हम लोग संविधान बनाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो बोलता ठीक है, उसको बोल दो कि इस बार अगर वो लोग हम लोग को साथ देता है युद्ध में, तो हम लोग जीतने के बाद भारत को आजाद कर देंगे और भारत का संविधान बनाने के लिए संवैधानिक सभा का गठन करेंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो भारत सरकार क्या करता है? इसको भी रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि एक बार गलती कर लिया, अब तुम लोग को साथ नहीं देना है। हम लोग के अंदर इतना ताकत है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, अपना संविधान बना सकते हैं। बाद में 1946 में क्या होता है, 1946 में एक मिशन आता है, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रपोजल। ये 24 मार्च 1946 में आता है और ये कहता है कि भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। और 1946 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए पूरे देश भर में कैबिनेट मिशन इलेक्शन करने का बात करवाता है कि इलेक्शन के माध्यम से ना देश के सारे लोग चुन कर आएंगे और वही चुने हुए लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भारत का संविधान बनाएंगे। तो इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त में। इलेक्शन होने के बाद टोटल सीट पे हुआ 389, जहां पे 11 प्रोविनेंस था, है ना, 5 हाई कमिश्नर था और 15 अदर छोटे स्टेट थे। टोटल मिला के 389 सीट था, जहां पे जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 208 सीट पे जीता इंडियन नेशनल कांग्रेस, 72 सीट पे जीता मुस्लिम लीग और बाकी 15 अदर्स को मिले। और 93 जो प्रिंसली स्टेट थे वे लोग इलेक्शन में भाग ही नहीं लिए, उनका कहना था हम अलग रहेंगे। तो टोटल 289 सीट हो जाता है और 289 सीट का पहला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बैठक कब होता है? पहला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बैठक होता है 9 दिसंबर 1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला संवैधानिक सभा की बैठक दिल्ली में होता है। और इस संवैधानिक सभा के बैठक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आता है, बट मुस्लिम लीग आता है तो देखता है कि हम लोग 72 सीट जीते हैं और इनका 208 सीट है, तो जो संविधान बनेगा उसमें बहुमत चाहिए और बहुमत इन लोग के पास है, जो कांग्रेस कहेगा वही संविधान में लिखा जाएगा, है ना। तो उन लोगों ने इस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका बॉयकॉट कर दिया और उसके बाद लोग डिमांड करने लगे कि हमें एक सेपरेट देश का दर्जा दिया जाए। समझ में आया? बाद के टाइम पे क्या होता है, फिर 11 दिसंबर को एक बैठक होता है। अच्छा, 9 दिसंबर के बैठक में सबसे टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट और चेयरमैन चुन दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, केवल एक दिन के लिए, जो सभा को क्या करेंगे, संचालित करेंगे। इतने बड़े लोग को चलाने के लिए तो एक व्यक्ति होना चाहिए, तो टेम्पररी उस दिन के लिए चुन दिया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 में जब इसका दूसरा बैठक होता है, सेकेंड सेशन स्टार्ट होता है, तो इसमें परमानेंट बनाया जाता है कि भाई जब तक संविधान ना लिखा जाए तब तक एक चेयरमैन को बना दिया जाए जो रेगुलर इस मीटिंग को चलाएगा, है ना। तो इसको इलेक्शन करवाएगा कि कौन बनेगा, वही मेंबर में से, है ना। तो उस मेंबर में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, वोट मिला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए एक इलेक्टेड परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और यहां से संविधान का बनने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। टोटल संविधान बनाने में जो है 11 सेशन हुआ। कितना बैठक हुआ? 11 बैठक हुआ। लास्ट बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 में, लास्ट 11वां बैठक हुआ जिस दिन सब कोई साइन किया। हालांकि संविधान बनाने के लिए जो संवैधानिक सभा बना था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया संविधान को फ्रेम करने में, यह 8 कमिटी बनाया जो अलग अलग तरीके से क्या करेगा, काम करके भारत के संविधान को क्या करेगा, बनाएगा, राइट। इसमें 8 अलग अलग कमिटी का नाम क्या था?
सबसे आखिर से इंपॉर्टेंट कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, कई बार एग्जाम में आता है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी है जो भारत का संविधान लिखने का जिम्मा लेता है, और इसका चेयरमैन बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 7 इसके व्यक्ति थे, इसको प्रारूप समिति कहा जाता है, 7 सदस्य था। इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको संविधान लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। इसीलिए इन्होंने संविधान लिखा, और ये 141 दिन में संविधान लिखकर तैयार कर दिए थे। 141 दिन में ये संविधान लिख के तैयार कर दिए थे। हालांकि डिबेट सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में काफी समय लग गया, है ना। तो याद रखना, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। सर अल्लादी कृष्ण अहमद इनके प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। उसके बाद भारत का संविधान बनकर तैयार होता है, मतलब संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में क्या होता है, भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। लेकिन भारत का संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था और उसी दिन हमारे देश का पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, है ना। रिपब्लिक सिस्टम हम लोग अपनाते हैं। ये 26 नवंबर को संविधान बन गया था, लेकिन क्यों लागू नहीं किया गया, 2 महीना क्यों रोका गया, क्योंकि हम लोग इतिहास में पीछे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग क्या किए थे कि एक बार रिपब्लिक डे मना लिए थे, तो 2 बार तो रिपब्लिक डे नहीं मना पाएंगे ना, इसीलिए वेट किया गया कि 26 जनवरी, है ना। तो भारत का संविधान बनाने में जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया, है ना। भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। भारत का संविधान बनाने में 64 लाख से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। भारत का संविधान लिखने में 60 देशों से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा गया। समझ में आया। भारत का संविधान बनाने में सबसे बड़ा जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम किया, उनका नाम था B.N. राव। क्या नाम था, B.N. राव। इस तरीके से संविधान क्या होता है, हमारा बनकर तैयार होता है। और जब बनकर तैयार होता है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा सबसे लंबा लिखित संविधान बनता है, अमेरिका से भी लंबा, है ना। सबसे पहला आर्टिकल संविधान में है, अनुच्छेद। टोटल जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल था। टोटल जब संविधान बना था तो 395 था। पार्ट कितना था, 22 पार्ट था। शेड्यूल कितना था, 8 शेड्यूल था। सूची 8 था। पार्ट भाग 22 था, है ना। अनुच्छेद 395 था। और आज कितना है, 470 प्लस आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल। ये इस तरीके से भारत का संविधान बनकर क्या होता है, तैयार होता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट होते हैं। समझ में आया। इस तरीके से भारत का संविधान क्या होता है, तैयार होता है। अब आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल का बात किया जाए, प्रियम्बल का बात किया जाए तो प्रियम्बल को कहते हैं प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना है ये क्या है, ये प्रस्तावना का पहले नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या नाम था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू खुद ही क्या करते हैं, संवैधानिक सभा में ये ड्राफ्ट रखते हैं, जहां पे ये डिबेट होता है कि जो भारत का संविधान तैयार किया जाएगा वो किस आधार पे तैयार किया जाएगा। घर बनाने से पहले घर का मानचित्र बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसी आधार पे भारत का जो संविधान बनेगा वो किस आधार पे बनेगा, इसका एक मानचित्र तैयार किया गया, जिसको कहा गया प्रियम्बल। आज इसको प्रियम्बल कहा जाता है। हालांकि प्रियम्बल 13 दिसंबर 1946 में ही पंडित नेहरू के द्वारा पेश हुआ और आज इसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल को कहा जाता है इज द इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास संविधान पढ़ने के लिए समय नहीं है तो आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मूलभूत ढांचा क्या है, किस फिलॉसफी के आधार पर संविधान तैयार किया गया है। हालांकि प्रियम्बल को अगर देखो आप लोग तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो 5 वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसके बाद इंटीग्रिटी का बात यहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रियम्बल में जो है ओरिजिनली 3 नया वर्ड लागू होने के बाद डाला गया, मतलब संविधान लागू होने के बाद अमेंडमेंट करके, संशोधन करके 3 न्यू वर्ड डाला गया प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। कौन कौन सा वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए
प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में जोड़ा गया। समझ में आया? तो ये एक पूरा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत का संविधान बनाने में अलग अलग देशों का, किस किस देश से हम लोग कौन कौन सा सिस्टम जो है मतलब कॉपी किए थे, कौन कौन सा सिस्टम हम लोग लेकर आए थे और भारत के संविधान में उस सिस्टम को जोड़े थे। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, 1935 ईस्वी के टाइम पे, जिस समय ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा था, वो जो कानून लाया था उससे हमें बहुत कुछ जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया और लिया गया। सबसे पहला फेडरल सिस्टम, ये जो हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है ये हम लोग 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए। दूसरा गवर्नर, आज जो हर एक राज्य का गवर्नर होता है, पावर होता है, उनका भी कहां से लिए? 1935। तीसरा, आज जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी करते हैं, एकीकृत न्यायपालिका हम लोग जो फॉलो करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, ये भी कहां से लिए? यहां से ही लिए, है ना। दूसरा, यहां पे अगर बात बताया जाए तो स्टेट कंकरेंट एंड यूनियन लिस्ट, ये भी हम लोग कहां से लिए? 1935 के एक्ट से। अब एक और केस, अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए? अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है? पहला चीज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भारत में जोड़ा गया। पहला अमेरिका लिखा फंडामेंटल राइट्स, उसी को हम लोग कॉपी किए। तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, किसका पोस्ट है? वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भारत में कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। भारत में जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है पुनर्लोकन का, न्यायिक पुनर्लोकन का, ये भी हम लोग अमेरिका से लेते हैं। दूसरा बात किया जाए ब्रिटेन, ब्रिटेन जो हमको गुलाम बनाया था जिससे आजाद हुआ, उससे भी हम लोग बहुत कुछ क्या किए? संविधान से सीखे। सबसे पहला सिंगल सिटीजनशिप, एकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट उसी से लाए। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम उसी से ले आए, है ना, कैबिनेट सिस्टम भी उसी के देश से लाए। तीसरा, प्रेसिडेंट, हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो वहां के किंग और क्वीन से ही क्या है? लिया गया। और उसके बाद रसिया से बात किया जाए तो रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी का जो है हम लोग, जो हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है वो रसिया से लिया गया। आयरलैंड से अगर बात किया जाए तो आयरलैंड से और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? यहां से लिया गया है। तो इस तरीके से जो है हमारे देश में ये सारा कुछ हम लोग अलग अलग देशों से जो है ये क्या किए हैं? ये सारा कुछ लिए हैं। अब आगे एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जो लास्ट चैप्टर है हम लोग का, यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स क्या हमारे संविधान का? सबसे पहला फीचर्स है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, इतना अनुच्छेद, इतना सूची, इतना भाग दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं देखा जाता है। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा फीचर्स है, संविधान का सबसे बड़ा फीचर्स है। क्यों ये बड़ा है? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कानून इसी में लिखा गया है, सबका तौर तरीका इसी में लिखा गया है। दूसरा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट, गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सबको लेकर चलता है, और 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी है। इसके लिए जो है, और देश भी बड़ा है, मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल रीजनल आइडेंटिटी है। यही कारण है कि संविधान बड़ा हो गया और सब कुछ बारीकी से लिखा गया है। यही कारण है संविधान थोड़ा रिटेन हमारा लिखित है और सबसे लॉन्गेस्ट है। तीसरा क्या है? हमारा पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल, नहीं हम कठोर है अमेरिका की तरह और नहीं हम लचीला है ब्रिटेन की तरह, हम दोनों ही फॉलो करते हैं। हमारे देश में 3 तरीका है संविधान में चेंजेस लाने का, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल विद हाफ ऑफ स्टेट, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा देश कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है जहां पे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। पार्लियामेंट हो गया लेजिस्लेटिव और प्रधानमंत्री हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है देश चलाना, लेकिन वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा? लेजिस्लेचर के प्रति। तो इट इज कॉल्ड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कॉल्ड कैबिनेट सिस्टम,
है ना, कैबिनेट सिस्टम, ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसके बाद है फेडरल एंड क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल एंड क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, अगर भारत का बात किया जाए तो भारत तो फेडरल सिस्टम को अपनाता है, लेकिन प्योर फेडरल को नहीं अपनाता लाइक अमेरिका। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, भारत में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपनाते हैं क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल केसी वियरी के द्वारा कहना था कि भारत ना ही यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है और ना ही फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, भारत दोनों का मिली जुली व्यवस्था है, इसीलिए वो कहते हैं क्वाजी जुडिशियल। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरलिज्म, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होगा लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों का अपना सरकार होगा, जो कि भारत में आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो रखा गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। अच्छा, अमेरिका का जो संविधान से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में ओरिजिनली 7 अधिकार दिया गया था नागरिकों को, 7 तरीके का फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिकेबल राइट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है जब तक कि नेशनल इमरजेंसी ना लगे, समझ आया। तो ये जस्टिफिकेबल राइट्स होता है, आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हो, कोर्ट में पेश कर सकते हो। हालांकि फंडामेंटल राइट्स का बात किया जाए तो भारत में आज वर्तमान में 6 राइट्स है हर एक नागरिकों का। एक राइट्स हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब उसको मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको 300A आर्टिकल में रखा गया है। अब आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और सरकार आपको हटाने बोले तो आपको हटाना और बेचना भी पड़ सकता है। उसके बाद बात किया जाता है फंडामेंटल राइट 6 क्या क्या है। सबसे पहले है फंडामेंटल जो राइट्स है भारत के पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 3 में अंडर आर्टिकल 12 से लेकर 35, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। 12 से लेकर 35 में अधिकार के बारे में बताया गया है 6 तरीके का। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेकर 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 23 से 24, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये 6 अधिकार आज हमारे देश के सभी लोगों के पास है। जहां पे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 21A में जोड़ा गया बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 21A जो कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, सभी को 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा लेने का मौलिक अधिकार है। समझ में आया। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 6 तरीके का फ्रीडम देता है ना। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू रेसिडेंस, राइट टू एसोसिएशन एंड राइट टू असेंबली। ये 6 तरीके का अधिकार आपको देता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करता है। अगर आपका 6 अधिकार में से कोई भी अधिकार वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, राइट। और आपको क्या करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है प्रोटेक्टर गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है। इसीलिए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल पार्ट 3 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया। एक यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल राइट्स समझे। अब आता है फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का बात किया जाए तो आर्टिकल 51A में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य हमारा एक नॉन जस्टिफिकेबल राइट है। क्या है? गैर न्याय संगत कर्तव्य है, नॉन जस्टिफिकेबल। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है
है ना। ये मोरल और एथिकल राइट है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक देश का अगर आप नागरिक हो तो देश के लिए आपको कुछ कर्तव्य करना चाहिए, है ना। सिविक रूप से भी इंपॉर्टेंट होता है और नागरिक रूप से भी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी देश, सब कुछ डिपेंड करता है उस देश के नागरिक के ऊपर, तो नागरिक को भी ये सब काम करना चाहिए। हालांकि कितना फंडामेंटल ड्यूटी है ये जो है पार्ट 4A में मेंशन किया गया है। पार्ट 4A 51A फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट रसिया के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले जब फंडामेंटल ड्यूटी, आज फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, 11 पहले ओरिजिनली इसको बाद में भारत के संविधान में जोड़ा गया, ये पहले नहीं था। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में जोड़ा गया, आवश्यक समझा गया था नेशनल इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 के बाद। इसलिए कांग्रेस सरदार सौरन संघ कमेटी बनाया था 1975 में, जिसका मेन काम था कि फंडामेंटल ड्यूटी को सजेस्ट करना। वो सजेस्ट करता है, उसी के आधार पे जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश में जोड़ दिया जाता है कि हर एक नागरिक का कुछ कर्तव्य होता है अपने राष्ट्र और देश के प्रति, टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और ऐसे ऐसे करके 11 जो है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी। पहले ओरिजिनली 10 था, लेकिन बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया, के, जो कहता है राइट टू every parents should be send their children in the school। मतलब हर एक पेरेंट्स का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को वो प्राइमरी एजुकेशन दे, वो स्कूल भेजे, शिक्षा उनको दिलाए, ये उनका फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि ये नॉन जस्टिफिकेबल राइट्स है ना, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी हुआ। आगे डीपीएसपी का बात किया जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट का कुछ ड्यूटी होता है, स्टेट का कुछ क्या होता है कि स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स दिया गया है कि स्टेट को कैसे वेलफेयर का काम करना है, नागरिकों का देखरेख, नागरिकों का विकास के लिए स्टेट को क्या क्या चीज करना जरूरी है, वो चीज ये डीपीएसपी में लिखा गया है। बीएन राव इसके बहुत बड़े समर्थक थे। डीपीएसपी को पार्ट 4 में रखा गया है। पार्ट 4 में अंडर आर्टिकल 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 के अनुच्छेद में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। डीपीएसपी को भी कहा जाता है नॉन जस्टिफिकेबल राइट्स। ये स्टेट के ऊपर लागू नहीं होता, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको फॉलो करे या ना करे, लेकिन ये स्टेट के लिए फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश को सामाजिक आर्थिक तरीके से मजबूत करने में, और एक सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाने में बहुत मदद करता है। एक रूट है, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक रूट है देश को सही प्रगति पे ले जाने का, है ना। तो अब यहाँ पे बात आता है, ये कहां से लिया जाता है डीपीएसपी का आइडिया, ये लिया गया इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश के? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये डीपीएसपी का आइडिया लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में क्या बताया गया है? 51 में बताया गया है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी का क्या करेगा, बात करेगा। हमेशा इंडिया स्टेट प्रमोट्स पीस एंड सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 50 में कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रहने की जरूरत है, ये बात कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया, जहां पे एक देश एक कानून, वन नेशन वन कंट्री, वन लॉ वन नेशन, वन लॉ का बात किया गया, जो अभी बीजेपी सरकार इसको ला रहा है, एनडीए सरकार इसको जो है लाने का बात कह रहा है। आर्टिकल 45 में क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब सभी को शिक्षा लेने का प्राइमरी अधिकार है ना। आर्टिकल 46 में एससी और एसटी के शिक्षा के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 39A में बात किया गया है राइट टू लीगल एड टू द पुअर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, जो समाज के गरीब लोग हैं उनको भी फ्री न्याय दिया जाए। ये सारा चीज जो है कहा गया। ये डीपीएसपी का मूल क्या है? पार्ट। याद रखना ये नॉन जस्टिफिकेबल है, फंडामेंटल ड्यूटी की तरह, मतलब राज्य के ऊपर जो है कानूनी रूप से बाध्यमूलक नहीं है कि राज्य को करना ही होगा।
अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ये जो जुडिशियरी है ये इंडिपेंडेंस कब रहेगा? हमारे देश में सबसे पहले जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करता है, जो कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लिया गया है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब होता है कि हाई सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर कोर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। जो कह देगा वही डिसीजन सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा और मान्य होगा, इसीलिए उसको कहा जाता है सुपीरियर कोर्ट। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे देश में जो जुडिशियरी सिस्टम है वो पिरामिड आकार का है। कैसा है? पिरामिड आकार का। पिरामिड का मतलब होता है ऐसा, पिरामिड का मतलब होता है इस तरीके का। इस तरीके का क्या होता है? पिरामिड का आकार है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, देन होता है हाई कोर्ट एंड देन होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये एक प्रोसेस है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट। तो एक तरीके का सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है? सबसे टॉप पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए इसको सुपीरियर कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये फेडरल मैटर सुनता है। फेडरल मैटर मतलब दो राज्यों के बीच झगड़ा हो जाए तो उसके मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? देख रेख करता है। सुप्रीम कोर्ट का बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना था, राइट। सुप्रीम कोर्ट का अगर बात किया जाए तो टोटल अभी 34 उसके जज हैं। सुप्रीम कोर्ट का बात किया जाए तो उसमें जजों को नियुक्ति के लिए कोई एज नहीं है, नो उम्र, नो एज बार, कोई एज नहीं है, कोई अस्थाई एज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का मतलब रिटायर होने का उम्र होता है 65 साल। हाई कोर्ट का जजों का रिटायर होने का उम्र होता है 62 साल। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है। अभी भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, इसके लिए न्यायपालिका को, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करे। इसके लिए दो तीन, सबसे पहले फिक्स सैलरी, उनका सैलरी फिक्स होना चाहिए, किसी भी कारणवश सैलरी को अटकाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो करप्शन के शिकार और वो भी कुछ और पैसा कमाना चाहेंगे, है ना। दूसरा, उनका मेरिट बेसिस पे जो है सिलेक्शन होना चाहिए, मेरिट के आधार पे, है ना, कठोर शिक्षा और मेरिट के आधार पे उनका चयन होना चाहिए। क्वालिफाइड लोगों को ही इस पोस्ट पे रखना चाहिए। तीसरा, इनको हटाने का जो विधि है, रिमूवल प्रोसेस जो है काफी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, टफ होना चाहिए। हमारे देश में जजों, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, महाभियोग के जरिए आप जजों को हटा सकते हो। लेकिन आज तक हमारे देश में अभी रिसेंटली एक हाईकोर्ट का जज को इम्पीच किया गया, लेकिन इसके अलावा हमारे देश में आज तक किसी को इम्पीच नहीं किया गया। तभी इम्पीच किया जाएगा जब वो इनकैपेसिटी हो जाएंगे और जब वो मतलब मिसबिहेव करेंगे, जब संविधान के अगेंस्ट काम करेंगे, या तो वो जब जो है उनका शारीरिक रूप से, वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे, तब उनको हटाया जा सकता है। इस कंडीशन में हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति करता है, याद रखना, प्रेसिडेंट। कौन करता है? राष्ट्रपति। इनको हटाने का प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट। आगे, भारत में किस तरीके का नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप, समझ रहे ना। उसके बाद एंटी डिफिक्शन लॉ, भारत में जो है दल बदल कानून पारित हुआ 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 1985 में पार्लियामेंट क्या करता है? 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक कानून पास करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि एंटी डिफिक्शन मतलब दल बदल कानून। कई बार क्या होता था उस टाइम पे कि जो एक पार्टी से जीत कर गया, राइट, और उस पार्टी से जीतने के बाद क्या होता है, देखा कि जो पार्टी जीत गया उस पार्टी में मिल जाता है। तो ये तो एक गलत तरीका है ना, ये फेयर चीज नहीं है, एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। इसी को रोकने के लिए पार्लियामेंट एक कानून बनाया, एंटी डिफेक्शन लॉ। कोई दल दूसरे दल में नहीं मिल सकता है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर अकेला चुनाव लड़ा है तो चुनाव के बाद किसी पार्टी में नहीं वो जुड़ सकता है, नहीं तो अगर जुड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया। उसके बाद रिजर्वेशन, भारत में रिजर्वेशन का बात है। हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो कहाँ मेंशन किया गया? आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को लेकर हमारे देश में जो है B.R. अम्बेडकर लड़ाई किए थे। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको थोड़ा सहायता किया जाए ताकि जो है वो लोग भी समाज में
मतलब क्या बोलेंगे, शब्द हो पाए, कैपेबल हो पाए, और वो भी जो है समाज इक्वल हो पाए, समाज समान हो जाए, इसके लिए उनको थोड़ा अपग्रेड, थोड़ा अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उनको दिया गया है। हमारे देश में 4 तरीके के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये वे लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जाति सामाजिक और मतलब जो समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, राइट, उनको जो है 27% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद एससी, समाज की जो शेड्यूल कास्ट है, जो बेसिकली क्या है, बहुत पिछड़े हैं, एजुकेशनली बहुत पिछड़े, मतलब सोशली तो पूरा पिछड़े हैं ही, है ना, जो अनटचेबिलिटी का शिकार हुए हैं, दलित के शिकार हो गए हैं, है ना, उनको समाज में कोई जगह नहीं है, समाज में उनका कोई अधिकार नहीं है, बहुत बहुत उनको तरपाया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है ना, पुराने जमाने में। तो उनको 15% रिजर्वेशन मिलता है। एसटी, जो आदिवासी है, जो जंगलों में रहा करते थे, ट्राइबल एरिया में रहा करते थे, है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया 7.5%। और रिसेंटली ईडब्ल्यूएस 2019 में आया 103rd अमेंडमेंट, 103 संविधान संशोधन के द्वारा पार्लियामेंट क्या करता है, एक कानून बनाता है, इस कानून को कहते हैं अमेंडमेंट लाता है और एक रिजर्वेशन देता है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, 8 लाख से जिसका फैमिली इनकम मतलब 8 लाख एनुअल इनकम से जिसका कम है, राइट, जनरल क्लास में आने वाले लोग, जो जनरल क्लास में तो है लेकिन फिर भी जो है उनके पास पैसा का गरीबी है, तो उनके लिए सरकार ईडब्ल्यूएस बनाया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इनको 10% रिजर्वेशन मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, याद रखना। ये कब आया, 2019 में। ये किसको मिलता है, जनरल कास्ट में आने वाले वे लोग जो सोशली तो बहुत आगे हैं, फॉरवर्ड क्लास है, लेकिन इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, तो उनको इकोनॉमिक सहायता दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में 10%। अच्छा, ये जो ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो रिकमेंडेशन है, सबसे पहले इसके लिए 1980 में जो है मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट पेश किया। उसी के सारे 1990 के टाइम में विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह इसको लागू कर देते हैं कि सभी को सरकारी नौकरी और सब जगह ये रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं माइनॉरिटी राइट। भारत में जो है काफी अलग अलग धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं, तो इस आधार पर भारत में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा करने के लिए भारत संविधान में भी जो है इसके बारे में जिक्र किया गया। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटी राइट का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि जो भी अल्पसंख्यक है धार्मिक आधार पे और भाषा के आधार पे उनके हितों का रक्षा किया जाएगा, आर्टिकल 29 में कहा गया। भले वो कम संख्या में है, लेकिन उनको भी अपने संस्कृति और कल्चर का पूरा स्वतंत्रता है इस देश में। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, आर्टिकल 30 में बोलते हैं कि उनको अपना स्कूल कॉलेज स्थापना करने का अधिकार है अपने भाषा के आधार पे, जिससे वो अपने भाषा, अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, है ना। मतलब हमारे देश में, ऐसे देश में देखा जाए तो धर्म के आधार पे हिंदुओं का धर्म ज्यादा है, मुसलमान क्या है माइनॉरिटी में, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको दबाया जाएगा। सभी को अपना अपना कल्चर, अपना अपना इक्वल राइट सभी को दिया गया है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी। और माइनॉरिटी के लिए तो ज्यादा ध्यान रखा जाता है। 1993 में नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी का एक कमीशन आता है 1992 में, बहुत सारा माइनॉरिटी को बहुत ध्यान में रखा गया है। अच्छा, उसके बाद सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, ये हमारे देश में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रपोजल में जोड़ा गया। और आर्टिकल 25 से 28 इस बात का जिक्र करता है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों को एक जैसा धार्मिक आजादी है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडिया डिडंट हैव एनी रिलीजन, बट इंडिया रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। इंडिया सभी धर्मों में विश्वास करता है, लेकिन भारत का कोई अपना कोई रिलीजन नहीं है, धर्म निरपेक्ष है ना। रिलीजन कोई धर्म नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, भारत में अगर बात किया जाए तो भारत के लोगों को वोट डालने का अधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सिस्टम के द्वारा दिया गया, यानी कि जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा है भारत में, वो सभी लोग वोट डाल सकते हैं, राइट। ये
एक्ट कब आया? पहले शुरुआत में जो वोट डालने का अधिकार था ये 21 था, 21 साल की उम्र के लोग वोट डाल सकते हैं। बाद में 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत 21 साल से उम्र घटाकर 18 कर दिया गया और तब से लेकर आज तक वोट डालने का उम्र 18 है। हालांकि इसके बारे में आर्टिकल 326 में कहा गया है। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम के बारे में बताया गया है कि 18 साल के सारे उम्र के लोग भारत में वोट डाल सकते हैं। अच्छा, भारत में इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब लास्ट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में भारत के संविधान की सर्वोच्चता का बात किया जाए तो भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। भारत में सबसे सुप्रीम लॉ क्या है? संविधान। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुखिया को भी संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है, संविधान के अनुसार उनको चलना पड़ता है। इस बात को साफ साफ दिखा रहा है आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, कानून की राज्य है, न कि व्यक्ति का राज है, न कि किसी पार्टी का राज है। तो याद रखना हमारे देश में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, न कि किसी व्यक्ति का शासन है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को भी कानून के अनुसार और संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है और हमारे देश के सारे व्यक्ति को भी कानून और संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। और भारत के संविधान का अभिभावक किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? भारत के संविधान का अभिभावक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट आज का पूरा निचोड़, पूरा जड़ी बूटी हम आपको पढ़ाए। ये अगर आप पढ़ के चल जाते हो मेरे दोस्त, जितना हम आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 40 में 40 डेफिनेटली आप करके आओगे। सो ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अब आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प होगा, राइट। और अभी तक अगर आप जो है सब्सक्राइब और जो है अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए तो जल्दी से जल्दी जो है जुड़िए और डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया और इन सभी चीज का आपको पीडीएफ और पीपीटी चाहिए तो आप मेरे को उससे जुड़ के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से पीपीटी और पीडीएफ भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।